हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 2 सितंबर 2022 का लेके आए हैं। आज का न्यूज़पेपर में जो इश्यूज हम लोग आज देखने वाले हैं, पहला इशू है कि जो हायर एजुकेशन है, रिसर्च फील्ड है, उसमें जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया गया था जुलाई से ही, तो उसमें कैसे उसको इन्फोर्स किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, उस चीज़ को हम लोग एक बार देख लेंगे। और एक टॉपिक है आपका क्राइमेक। तो क्राइमेक आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है क्राइम को मॉनिटर करने के लिए। तो ये 2020 से ही वर्किंग स्टेज में है। कुछ कुछ स्टेट्स इस पर अभी तक कुछ भी काम नहीं किए हैं उन्होंने, तो उसी का चीज़ हम लोग आगे उस आर्टिकल में उसी चीज़ को देखेंगे कि किन का कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस पोर्टल पे। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का अपना पहला आर्टिकल। ये आर्टिकल है आपका, जो टॉपिक हम लोग हेडलाइन अगर देखें इसका, तो एकेडमिया रिसर्च एंड द ग्लास सीलिंग इन इंडिया, इस चीज़ को दिखाता है। तो ये जो आप ऐसे के तौर पे अगर इसको देखें तो इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है ये कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रिसर्च के फील्ड में शायद पहला इंस्टेंस इंडिया में 1933 में देखने को मिला, जबकि सीवी रमन जो नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, उन्होंने कमला सोहोनी, उनका रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया था, उनको मना कर दिया था कि आप मेरे साथ में रिसर्च नहीं कर सकती हैं फिजिक्स उनके गाइडेंस में, क्योंकि वो एक महिला हैं। बस इस ग्राउंड पे उनको रिसर्च करने से मना कर दिया, और वो भी एक नोबेल लॉरिएट पर्सन। तो ये कमला सोहोनी जी जो थी, उन्होंने इस डिसीजन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किया। फिर फाइनली इनको एडमिट किया गया, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या लगाया गया कि आपका जो काम होगा उसको तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा जब तक कि जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूशन के, वो आपके रिसर्च की क्वालिटी से सेटिस्फाइड ना हो। और एक तो पहला ये क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये लगाया गया कि आपकी प्रेजेंस की वजह से जो मेल कलीग्स हैं आपका, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया गया। तो ये दिखाता है कि वुमेन को कैसे कई बार जो रिसर्च फील्ड है उनमें उनके एक्सेस को डिनाई किया गया है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो वुमेन है। इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल इस आर्टिकल में इंटरनेशनल भी दिया गया है, तो उसको भी आप लोग अपने यूज के हिसाब से अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं। और इंडिया के केस में ये एग्जाम्पल अच्छा है, जहाँ की आप इसको दिखा सकते हैं कि इवन ए वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, उसमें भी किस तरीके की बायसनेस हो सकती है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। खैर, हम लोग अभी जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि रिसर्च फील्ड में महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है। तो ये आपका पॉइंट सेट हो गया। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारा स्टेप लिया गया है कि महिलाएं जो हैं आगे आएँ रिसर्च फील्ड में। इसके लिए अगर इनिशिएटिव की बात की जाए तो 2-3 इनिशिएटिव है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। पहला है गति। तो गति स्टैंड फॉर जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है हमारा किरण, तो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये दोनों के दोनों स्कीम्स जो चलाए गए हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके द्वारा चलाया गया है कि सो दैट वुमेन आगे आए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इन द फील्ड ऑफ स्टेम। तो स्टेम क्या है? स्टेम होता है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये 4 फील्ड को जोड़ के स्टेम बोला जाता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से गति चलाया गया, किरण चलाया गया। फिर बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्रेच की सुविधा दी गई, ताकि जो मदर साइंटिस्ट हैं वो अपने काम के साथ साथ बच्चे की भी केयर उनकी होती रहे। तो क्रेच की सुविधा उन्हीं इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध करा दी गई, ताकि वो बच्चे अपना लेके आएँ, क्रेच में छोड़ दें, वो अपना रिसर्च पे फोकस करें, बच्चा उनका केयर हो क्रेच में। लेकिन स्टिल जो वुमेन का प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है स्टेम सेक्टर में, वो काफ़ी कम है।
तो हमारा जो परसेंटेज है रिसर्च फील्ड में महिलाएं मात्र 14% महिलाएं इसको ज्वाइन कर रही हैं। वहीं अगर ग्रेजुएट पॉपुलेशन में देखें तो 43% ऑफ वुमेन जो है वो स्टेम सेक्टर में ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन रिसर्च में आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसको आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हैं, जैसा कि स्टेबल में मैंने यूज किया है। तो इसको जैसे इंडिया में 14% पार्टिसिपेशन है फीमेल रिसर्चर, जापान में 16, नीदरलैंड 26, यूएसए 27, यूके 39, हाईएस्ट जो है आपका ट्यूनीसिया में है 55, न्यूजीलैंड 52, अर्जेंटीना 53। तो ये सारी कंट्रीज़ में जो महिलाओं का परसेंटेज है उसको दिखा सकते हैं। और साथ में ये भी हम लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं कि इवन जो जापान है डेवलप्ड कंट्री है, फिर भी वहाँ पे जो फीमेल रिसर्चर हैं मात्र 16% हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल देखा था, जेंडर इनइक्वालिटी इन जापान, तो कैसे वहाँ की सोसाइटी में भी जेंडर के अगेंस्ट में बायसनेस है। तो वो उनके रिप्रेजेंटेशन को स्टेम फील्ड में भी दिखाता है। और साथ में क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ की अच्छा पार्टिसिपेशन है फीमेल का, ट्यूनीसिया में, क्यूबा में। तो ये सारी कंट्रीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो ये दिखाता है कि डेवलप्ड होना एक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वुमेन पार्टिसिपेशन आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट आते हैं, एक और चीज़ जो ऑब्जर्व किया गया कि जो फैकल्टी पोजीशन है एज ए प्रोफेसर, तो वो जो वुमेन है उनकी परसेंटेज जैसे ही हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो उनका परसेंटेज जो है वो कम होता जाता है। तो ये जो परसेंटेज कम होता जाता है, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी जो है, ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशन है, ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ज़्यादा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हैं, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में जो परसेंटेज है वुमेन फैसिलिटी की, वो परसेंटेज कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आईआईटी मद्रास है, वहाँ पे ये परसेंटेज 10.2% है मात्र। आईआईटी बॉम्बे में 17.5% जो प्रोफेशंस हैं उनमें वुमेन 17.5% ही सिर्फ हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाता है, वहीं से दिखता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन वहीं से कम होना शुरू हो जाता है। इसका ठीक एक कंट्रास्टिंग पिक्चर हम लोग को दिखता है इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड में। तो ये इंडिया का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इन सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, हम लोग के यहाँ 39% है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि आपका ग्लोबल एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये हमारे ही कंट्री में रिसर्च फील्ड में कम है, कॉरपोरेट सेक्टर में ज़्यादा है। तो इसका होने का कारण क्या है कि जैसे इसी चीज़ को प्रमोट किया गया है 1990s से ही, प्राइवेट सेक्टर में जो जेंडर बायसनेस है इस चीज़ को दूर किया गया और उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया, मेरिट बेस्ड चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पर बढ़ा है। यही चीज़ हम लोग को जो रिसर्च फील्ड है उसमें भी लेके आना पड़ेगा। तो ये जेंडर पैरिटी हमारे इंस्टीट्यूशंस में तब ही हो पाएगा जबकि जो हमारा मानसिकता है, माइंडसेट है, उसमें बदलाव आए। पहला तो पॉइंट ये हो गया कि आपको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। दूसरी बात ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ की वुमेन ज्वाइन करने वाली हैं, उनको सिर्फ एक डाइवर्सिटी रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं रखा जाए, उनको एक एसेट की तरह माना जाए, उनको एसेट की तरह वो कंसीडर करें। तो डाइवर्सिटी रेक्टिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फॉर द नेम सेक आप डाइवर्सिटी दिखाने के लिए कि यहाँ पे हर जेंडर का, हर कास्ट का, हर क्लास का आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, तो सिर्फ उसके नाम पे नहीं होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन वर्किंग में भी होना चाहिए, सो दैट दे बिकम एसेट। तो इस टॉपिक में हमारे पास इतना था। नेक्स्ट वी कम टू द अनदर टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है इफेक्टिंग द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इंडिया में बैन कर दिया गया था आपका 1 जुलाई 2022 से। उसके बाद फिर 31 दिसंबर 2022 से उसको और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने पे काम किया जा रहा है। तो उसी पे एक आर्टिकल है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मेंस राइटिंग में क्या क्या चीज़ें की गई हैं, इसका क्या लूप होल है। तो पहले ये आपको जरूर जानना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तभी आप उसमें कुछ सजेशन अगर देना होगा तो दे पाएंगे। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं इसको।
कि इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 में लाया गया और 2022 में जुलाई 1 इंडिया ने बैन कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे आइटम को, उस प्लास्टिक आइटम को बोला जाता है जिसका कि यूटिलिटी काफ़ी कम है और उनका जो लिटरिंग पोटेंशियल है, कचरा पैदा करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आपका टेरिटोरियल जो इकोसिस्टम है वो नहीं होता है, फाइनली जो ये वेस्ट होते हैं वो डंप हो जाते हैं हमारे वाटर बॉडीज़ में, समुद्र तक ये सारा कचरा चला जाता है, जो कि माइक्रोप्लास्टिक के तौर पे पूरा जो इकोसिस्टम है एक्वेटिक उसको प्रभावित करता है। इस बैन के लिए जो है बहुत सारी कंट्रीज़ पहले से ही इस पे काम कर रही हैं। जैसे अगर जुलाई 2019 तक का आंकड़ा देखा जाए तो उस समय तक 68 देश ऐसे थे जिन्होंने कि प्लास्टिक बैग को बैन किया है विथ वेरिंग डिग्री ऑफ इन्फोर्समेंट। कुछ लोगों ने बहुत हार्श रखा, बहुत स्ट्रिंजेंट रखा, कुछ थोड़ा सा माइल्ड रहे, तो ये डिग्री में थोड़ा बहुत चेंज रहा है। वहीं इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में जो रूल्स अमेंडमेंट आया 2021 में, उसके हिसाब से प्लास्टिक बैग जो 75 माइक्रोन से पतले हैं उनको बैन कर दिया गया। तो 75 माइक्रोन क्या है, उनका जो थिकनेस है, जो प्लास्टिक की थिकनेस को हम लोग माइक्रोन में मेजर करते हैं, तो ये माइक्रोन इसी चीज़ को बोलते हैं। फिर इसी जो 75 माइक्रोन है इसको बढ़ा करके 120 माइक्रोन तक लाने की बात है दिसंबर 31 2022 तक में। आगे आते हैं, इसके अलावा कुछ और भी स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि जो अल्टरनेटिव का विकास करना है उसका हम लोग को फास्ट एडॉप्शन के लिए और उसकी अवेलेबिलिटी के लिए इनोवेशन और उस तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करने पे भी बात की गई है। इफ़ेक्टिव हो हमारा इन्फोर्समेंट, इसके लिए नेशनल और स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इलीगल जो सेल होगा और यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक होगा, इसके लिए स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम बनाई जाएगी। बॉर्डर के अलोंग जो स्टेट बॉर्डर्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बीच में प्लास्टिक का आवाजाही को रोकने के लिए बॉर्डर चेक पॉइंट्स बनाने की बात कही गई है। अगर किसी सिटीजन को ग्रीवेंस है, अपना रजिस्टर करवाना है इसी के रिगार्डिंग कि यहाँ पे पॉल्यूशन के लिए प्लास्टिक यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो वो रजिस्टर कर सकता है सिटीजन CPCB में जाके। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके द्वारा ये पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे फोकस किया गया है वो अवेयरनेस जनरेशन के रिगार्डिंग है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट में अवेयरनेस जनरेशन करें, और इस कैंपेन में हर किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। जैसे जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट मतलब हर लेवल पे, तीनों लेवल पे, जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट हैं, जो पंचायत गवर्नमेंट है, उन सभी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। रेगुलेटरी बॉडीज़, R&D इंस्टीट्यूशंस, सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। उन सबको इन्वॉल्व किया जाना है फॉर द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस जनरेशन। नेक्स्ट जो चीज़ ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड किया गया है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, तो ये जनरली पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए यूज होता था, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत में क्या है कि जो प्रोड्यूसर होगा उसी की जिम्मेदारी है कि पूरे लाइफ साइकिल में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो बेचा गया है, उसको जो कंपनी है वही वापस से उसको लेगी उसके लाइफ साइकिल ख़त्म होने के बाद, ताकि उसका रीयूज उसी इंडस्ट्री में हो सके। तो ये अभी तक लिमिटेड था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। अभी इसको जो प्लास्टिक वेस्ट है वहाँ पे भी इसको बढ़ा दिया गया है कि वहाँ तक इसको एक्सटेंड किया गया है। वहाँ पे भी जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, जो फर्स्ट यूजर हैं उसके, वो चीज़ को सर्कुलर इकोनॉमी के तौर पे यूज करने की जिम्मेदारी उनकी है कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट के बाद फिर उसको कलेक्ट करके उनके पास वापस भेजा जाए, सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड इन दी सर्कुलर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। आगे आते हैं हम लोग
कि इसको यूज करने में जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो देखते हैं। तो चैलेंज के तौर पे जो पहला प्रॉब्लम है, वो पहला प्रॉब्लम ये है हमारा कि जो बहुत सारे इस तरीके के जो आइटम हैं जो बैन हो रहे हैं, जैसे आपका ईयरबड्स है, या फिर जो आपका आइसक्रीम की डंडी होती है प्लास्टिक की, वो हो गया, थर्मोकोल के प्लेट्स हो गए, फिर स्पून्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपका जो बैनर बनता है, फोटोवोल्टाइक वाला जो बैनर बनता है, तो उसको भी बैन करने की बात की गई है। तो ये सारा काफ़ी ज़्यादा नॉन ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इससे डिफ़िकल्ट होगा कि आप मैन्युफैक्चरर को खोजेंगे कैसे, मैन्युफैक्चरर जो है उनको खोजना मुश्किल होगा और उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होगा कि आप ना बनाएं, क्योंकि वो डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, तो उनको ट्रैक करना ही मुश्किल है। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो अल्टरनेटिव इसका विकास किया जाएगा, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात की गई है, तो एक तो पहला उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस उतना नहीं है, दूसरा क्या है कि उस कॉस्ट में नहीं पड़ रहा है, उससे महंगा पड़ रहा है, वो जो प्लास्टिक है उसके कंपेरेटिवली महंगा पड़ रहा है। तो उसका एडॉप्शन कैसे कराया जाए, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये दो मेन चैलेंजेस जो सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उसके बैन करने में दिख रहे हैं। तो इस टॉपिक में इतना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें क्राइम मैक के ऊपर बात की गई है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, ये आपको लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और इसका मेन काम क्या है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में क्राइम और क्रिमिनल को लेके जानकारी साझा करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा 24/7। इसको मैनेज कौन करता है, तो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो इनके द्वारा ये पोर्टल मैनेज किया जाता है। इस पोर्टल की सहायता से जो क्राइम इंसिडेंट्स हैं उसके अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन में मदद मिलेगी। इसका मेन जो उद्देश्य है ये यही है। अब चूंकि ये लॉन्च हुआ था 2020 में ही, फिर अभी क्यों न्यूज में है, तो अभी न्यूज में आने की वजह यह है कि 7 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस पर कोई भी एक भी अलर्ट अभी तक एंट्री नहीं की है सिंस इट्स लॉन्च। तो इसमें जो स्टेट्स हैं वो आपका वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और जो यूनियन टेरिटरी है वो आपका दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सबको एक कर दिया गया है। तो इन्होंने एक भी अभी तक इसमें क्राइम मैक जो पोर्टल है उस पर कुछ भी अपलोड नहीं किया है, कोई भी अपने साइट से अपडेटेशन नहीं दिया है। वहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो अपलोड किए गए हैं वो दिल्ली, आसाम और हरियाणा, इनके द्वारा किया गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि GS3 में आपका इंटरनल सिक्योरिटी एक पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो इसी डायरेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका जुडिशियल ग्रिड की बात की गई, उसको एक किया जाए। फिर उसके बाद फिर आपका CCTNS है, तो उसकी उसी लाइन पे आपका क्राइम मैक आ जाएगा। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जो कि क्राइम और क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, क्राइम इंसिडेंट को कम करने के लिए कंट्री में यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, तो वहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं, वो आपके पार्ट ऑफ द GS3 का मेंस का सिलेबस है, तो वहाँ पे ये यूज हो जाएगा। फिर इसको आप यूज कर सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में, कि कोई अगर प्रॉब्लम है वहाँ पे सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी इसको एक उदाहरण के तौर पे दिखाया जा सकता है। तो आज का जो हमारा न्यूज़पेपर था उसमें इतनी ही चीज़ें थी। इसमें अगर आपको कुछ PPT इसका अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद आपको इसकी PPT उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।